नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोजगार की राह में। और मैं रोहित तेवतिया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं भूगोल की इस नई क्लास में। पिछली क्लास हमने वायुमंडल से स्टार्ट की थी, जिसमें हमने गैसों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम अपने अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और आज हम वायुमंडल में उपस्थित सतहों का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल की सतहों का जो वर्गीकरण किया गया है वह उनके तापमान और पृथ्वी की सतह से दूरी के आधार पर किया गया है। वायुमंडल की परतों का जो विभाजन है वह हमने 5 प्रकार से किया है, जिसमें हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो मंडल हैं वह 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक हैं, लेकिन जो वायुमंडल का विस्तार देखा जाता है वह 28,000 के समथिंग देखा जाता है। लेकिन जो अध्ययन करने योग्य सतह हैं, जो अध्ययन करने योग्य मंडल हैं, वह 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है। आइए आज शुरुआत करते हैं इन मंडलों के बारे में, इनकी बारीकियों के बारे में हम सीखेंगे और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं विभाजन से। हमने वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया है, उसके तापमान के अनुसार और पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के अनुसार। सबसे पहले हमने क्षोभ मंडल रखा है, जिसको ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। दूसरा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मीसोस्फेयर, तापमंडल, थर्मोस्फेयर। तापमंडल को हम आयन मंडल भी कहते हैं, यह भी याद रखना है, इसके 2 नाम हैं। आयन मंडल। और उसके बाद बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। देखिए, हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो हम लोग इन परतों के नामों को हिंदी में ही याद करने में सहजता महसूस करते हैं। लेकिन मेरी सलाह है आप लोगों को कि आपको इन नामों को इंग्लिश में भी याद करना होगा। दरअसल होता क्या है कि यह जो नाम है, एग्जामिनर इनके इंग्लिश के नाम को हिंदी में लिख कर दे देता है और वह सतह के अनुसार इनका या तो क्रम पूछ लेता है या पूछ लेता है कि पृथ्वी की सतह के नज़दीक कौन सी परत है, और उस परत को वह क्षोभ मंडल ना कहकर ट्रोपोस्फेयर का नाम दे देता है। ऑप्शन में आपको ट्रोपोस्फेयर लिखा मिलेगा। हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश का वर्ड है। यहां पे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि आपको याद भी है, लेकिन दिक्कत क्या आई कि यह शब्द हमें इंग्लिश में लिखा हुआ मिला। तो मेरी यही सलाह है आप लोगों को कि आप इनके नाम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी याद करके चलें। बल्कि भूगोल के अंदर जो नाम है मैक्सिमम हमें दोनों ही भाषाओं में याद करने होंगे, लेकिन इनके लिए तो मैं फोर्स डालूंगा कि यह तो करने ही करने हैं, क्योंकि मैंने भी कई एग्जाम्स में इन सवालों को देखा है और वहाँ पे जो नाम है वो इंग्लिश में देखने को मिले। जब हम उसे इंग्लिश के पार्ट में देखते हैं तो स्पेल करके लिखा हुआ मिलता है। पेपर बाइलिंगुअल आता है ना, एक हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और जब हिंदी के पार्ट में देखते हैं तो ट्रोपोस्फेयर लिखा हुआ आ रहा है। फंस गए, दोनों ही इंग्लिश में हैं। तो यहाँ पर यह आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक है, अब हम इनकी ऊंचाइयों के बारे में पढ़ते हैं। पहला, 5 नाम आपको याद रखने होंगे, यह इनका क्रम है। सबसे पहले हमें क्षोभ मंडल देखने को मिलता है। यदि यह हमारी पृथ्वी की सतह है तो पहला मंडल जो देखने को मिलेगा वो क्षोभ मंडल होगा। दूसरा मंडल हमको समताप मंडल देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें मध्य मंडल देखने को मिलेगा, फिर ताप मंडल, और उसके बाद ये अपना बाह्य मंडल। इस तरीके से मंडल हमें देखने को मिलेंगे। तो क्रम आ जाता है कि निम्न मंडलों को या तो आरोही क्रम में पूछ लेगा वह हमसे, या अवरोही क्रम में पूछ लेगा। तो पहला मंडल क्षोभ, समताप, मध्य, ताप और बाह्य मंडल, इनका क्रम याद रखना है हिंदी के अकॉर्डिंग और इंग्लिश के अकॉर्डिंग, दोनों ही
हमें याद रखना है। ठीक है, अभी मैं इनकी ऊंचाई बता देता हूं आपको कि सतह से कितनी ऊंचाई तक अपना क्षोभ मंडल रहने वाला है और उसके बाद समताप मंडल रहने वाला है। देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई 0 से 8 या 18 किलोमीटर, यह याद रखनी है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 0 से 8 या 18 किलोमीटर, यह एकमात्र ऐसी ऊंचाई है जिसमें दो ऊंचाइयां हमें याद रखनी है। दरअसल ध्रुवों पर हमारा क्षोभ मंडल कम ऊंचाई तक है और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है। यदि ध्रुवों पर पूछा जाएगा तो हम यहां पर 8 किलोमीटर याद रखेंगे, और यदि भूमध्य रेखा पर पूछा जा रहा है तो इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। यदि बात करते हैं समताप मंडल की तो इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर देखने को मिलती है। मध्य मंडल की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तापमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक देखने को मिलती है और अपने बाहरी मंडल की ऊंचाई 400 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 800 किलोमीटर के बाद हमारी जो वायुमंडल है वो खत्म हो गया। उसके ऊपर भी अंतरिक्ष है, लेकिन उसका अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं। इसके ऊपर चुंबकीय मंडल आता है जिसका अध्ययन हमारे वायुमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमें यह 5 ही याद रखने हैं और इनकी ऊंचाइयां भी याद रखनी है। अब हम एक एक के बारे में थोड़े से जो फैक्ट्स हैं वो याद करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करेंगे क्षोभ मंडल से। क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है, यह हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है और यदि ऊंचाई की बात करें तो हम इसको दो भागों में बांटेंगे कि यह सतह से 8 किलोमीटर या 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपस्थित है। यदि 8 किलोमीटर की बात की जाएगी तो यह ध्रुवों पर है। प्रश्न पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी है, तो हमारा जवाब होगा 8 किलोमीटर। प्रश्न पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो वह होगा 18 किलोमीटर। प्रश्न पूछा जाएगा कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, बिल्कुल पूछा जाएगा। जहां पर दो ऊंचाइयां हैं वहां पर औसत ऊंचाई को लेकर सवाल जरूर पूछा जाएगा। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। किसी किसी बुक में आपको यह 12 किलोमीटर देखने को भी मिलेगी और किसी में 13, तो यह मैक्सिमम आपको 12 या 13 देखने को मिलती है। 13 भी अपना जवाब सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, आंधी, तूफान, बारिश, यह सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसके ऊपर की जितनी भी हम परत पढ़ेंगे उसमें यह घटनाएं नहीं होती हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी परत है, वह कौन सा मंडल है जिसमें मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, तो हमारा जवाब होगा क्षोभ मंडल। क्यों होती हैं, अगर मैं इस डिटेल में जाऊंगा तो फिर अपनी पूरी वीडियो क्षोभ मंडल के अंदर ही खत्म हो जाएगी। हमें वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के आधार पर मैं छोटे छोटे प्रश्न लेकर आया हूं, और इसीलिए मैं आज लिख के लाया हूं कि मैं ज्यादा अंदर ना जाऊं। वरना क्यों होती हैं इसका जवाब भी मेरे पास है। औसत ऊंचाई की बात हमने कर ही ली है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है।
भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। इसमें दो तीन बातें और हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए, जब हम पृथ्वी की सतह पर होते हैं, यह पृथ्वी की सतह है, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारे तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। हम लोग जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में हम घूमने के लिए शिमला या जम्मू कश्मीर जाते हैं। वहाँ का जो मौसम होता है वह ठंडा होता है, वहाँ का टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर उपस्थित होते हैं। वो शहर, वो जो हमारे राज्य हैं, वो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर उपस्थित हैं, जिस वजह से वहाँ का तापमान कम देखने को मिलता है। तो यह तापमान, यदि मैं सतह से बात करूं, तो धीरे 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 इंक्रीज होता है और हम अपनी सतह से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर जाते हैं तो हमें टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। यदि हमारे सतह पे, जो कि 0 किलोमीटर है, यहाँ का सामान्य तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस। यदि पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह का सामान्य तापमान कितना है, तो हमारा जवाब होगा 15 डिग्री सेल्सियस। और यदि पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह से आगे बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है या गिरावट होती है, तो हम बताएंगे कि क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, तो तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। यह गिरावट सिर्फ क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है, आगे चल के इसकी कंडीशन फिर बदल जाती है। तो यह जो यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, यह पर किलोमीटर माइनस के 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से देखने को मिलती है। यह भी हम याद रख सकते हैं, बल्कि याद रखना चाहिए कि जो तापमान के गिरावट की दर है, जो रेट है, किस रेट से हमारा तापमान गिर रहा है, तो हम पर किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान की गिरावट देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी क्षोभ मंडल में और भी बहुत सारी बातें हैं कि जो तापमान है वो लगातार गिर तो रहा है, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जहां पर तापमान गिरना बंद हो जाता है, जिसको ट्रोपोपोज का नाम देते हैं। लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, यही फैक्ट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण थे क्षोभ मंडल के लिए। अगले मंडल की तरफ बढ़ते हैं। अगला मंडल है समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। इंग्लिश में भी नाम याद रखते रहना, मैं भी रिपीट करता रहूंगा, आप लोग भी याद करते रहना। नाम से पढ़ने को मिल रहा है सम, मतलब बराबर, ताप यानी टेम्परेचर। एक ऐसी सतह जिस पर तापमान समान रहता हो उसको समताप मंडल कहते हैं। लेकिन यह बात जो है इसके नाम से अब क्लियर नहीं है। दरअसल जब इस मंडल की खोज की गई थी, जब तक हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि यहाँ का तापमान कितना है, कम है, ज़्यादा है या बराबर है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे खगोलविद ने आविष्कार करने चालू रखे, उनकी खोज बढ़ती रही, तो हमें पता चला कि समताप मंडल में तापमान स्थिर नहीं रहता है, उसमें तापमान की वृद्धि देखने को मिलती है। यह हमारी पृथ्वी की सतह है, तो यहां पे हम तापमान में गिरावट देखेंगे। ठीक है जी, ये अपना क्षोभ मंडल हो गया। क्षोभ मंडल में तापमान, हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर रहा है। लेकिन जब हम समताप मंडल में आते हैं तो यहां पर टेम्परेचर फिर बढ़ता है, टेम्परेचर में उछाल आता है। आखिर ऐसा क्या हुआ यहां पर जो हमारे टेम्परेचर में उछाल आया? देखो, सबसे पहले तो ये देखो जहां पर जो मैंने लाइन लिखी कि तापमान स्थिर रहता है। हाँ, आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है कि वह कौन सा मंडल है जिसका तापमान स्थिर रहता है, तो हमारा जवाब होगा समताप मंडल। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि प्रश्न घुमा दिया जाए और यह पूछ लिया जाए कि समताप मंडल में तापमान में वृद्धि किस कारण होती है, तो पहला जवाब तो हमारे दिमाग में यही घूमेगा कि तापमान में वृद्धि कैसे हो गई जब तापमान का समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है। तो समताप मंडल में तापमान में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहां पर ओजोन पाई जाती है। ओजोन
क्या काम करती है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, रेडियो एक्टिव विकिरण किरणों को वह अवशोषित कर लेती है। यदि वह उन गर्म किरणों को, हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेगी, यानी समताप मंडल में ही रोक लेगी, नीचे तो जाएंगी नहीं, वो क्या होगा, वहां पर गर्मी यानी ऊष्मा पैदा करेंगी। ऊष्मा पैदा करेंगी तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो क्षोभ मंडल के आसपास का ये जगह है, यहां पर कम ओजोन देखने को मिलती है, और इसके लास्ट में यहां पर ओजोन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहां तापमान ज्यादा है, यहां कम है, यहां कम है, यहां कम है, यहां कम है, तो नीचे से तापमान बढ़ा। बिल्कुल स्टार्टिंग में तापमान कम है और यहां तापमान ज्यादा है। किस कारण तापमान में वृद्धि हुई? ओजोन की परत के कारण। तो तापमान स्थिर है, अगर यह ऑब्जेक्टिव में आता है तो ठीक है, लेकिन प्रश्न आ सकता है कि समताप मंडल में जो तापमान की वृद्धि होती है वह किस कारण होती है? तो हम बताएंगे ओजोन की परत के कारण। ओजोन की परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, लेकिन ओजोन की परत को हम लोगों से नुकसान है। हम लोग, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में जब गैस के बारे में पढ़ा रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ाया था, वह हमारे लिए यदि उसकी मात्रा बढ़ रही है तो हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान मैंने बताया कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो गर्मी बढ़ रही है। ऐसे ही कुछ ऐसी गैसें हैं जो हमारे घरों में यूज हो रही हैं, उनके प्रयोग से हमारी ओजोन की जो लेयर है उसको नुकसान हो रहा है। वह हमारे घरों में जो फ्रीज होते हैं और आपके एसी जो होते हैं, उनमें जो गैस भरी जाती है, वहां उन गैसों से CFC गैस निकलती है। ठंडे करने के लिए जो गैस भरी जाती है, जब हम यूज करते हैं फ्रीज का और अपने एसी का, तो उससे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को। और यदि ओजोन परत को नुकसान होता है तो उससे हम मनुष्य को नुकसान होगा। उससे नुकसान क्या होगा कि मनुष्य को त्वचा संबंधी कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ओजोन परत हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओजोन बनती कैसे है यदि उसकी बात करें तो चलो बता ही देते हैं, अब इतना छेड़ ही दिया तो। हमारे ऊपर के सौरमंडल में क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। समताप में ऑक्सीजन की मात्रा है O2। अब होता क्या है कि जब बिजली कड़कती है आकाश में, थंडर आता है, तो उसमें ये ऑक्सीजन के परमाणु टूट जाते हैं। अब सपोज करो ये वाला परमाणु टूट गया, ये टूटेगा तो किस में टूटेगा? O+O में टूटेगा। अब टूटने के बाद यह अकेले हो गए हैं, अब ये किसी दूसरे परमाणु के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वाला O इस O2 के साथ बॉन्ड बना ले तो क्या होगा? O3। ये वाला O इसके साथ बॉन्ड बना ले तो क्या होगा? O3। तो समताप मंडल में इस तरीके से ओजोन का निर्माण होता है। एक प्रश्न आता है कि गुड ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? तो हमारा जवाब होगा समताप मंडल में। तो प्रश्न यह बनता है, क्या बैड ओजोन भी मिलती है? हाँ, गुड ओजोन वह है जो हमारे लिए लाभकारी है, बैड ओजोन वह होती है जो हमारे लिए लाभकारी नहीं होती है। और बैड ओजोन हमें मिलती है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में बैड ओजोन मिलती है और गुड ओजोन हमें समताप मंडल में मिलती है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली यदि गैसों की बात करें तो एक तो CFC है, सबसे ऊपर ही है, एक HFC भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये गैसें हैं जो हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचा रही हैं। और मानव को क्या नुकसान है इससे मानव को त्वचा संबंधी कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक प्रश्न इसमें और महत्वपूर्ण है कि ओजोन वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल कौन सा है? तो उसका जवाब होगा समताप मंडल। क्यों? क्योंकि समताप मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। आंधी, तूफान, बारिश, ऐसी कोई घटना समताप मंडल में नहीं होती है, तो वहां पर हम अपने वायुयान को आसानी से उड़ा सकते हैं। तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त दशा, सबसे उपयुक्त स्थान, सबसे उपयुक्त मंडल कौन सा है? तो वह है हमारा समताप मंडल। अगले मंडल की तरफ बढ़ते हैं।
मध्यमंडल स्ट्रेटोस्फेयर, नाम से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यह बीच का मंडल है। हम 5 मंडलों को पढ़ेंगे तो बीच का मध्य मंडल है। मैंने इनकी डिस्टेंस तो हालांकि पहले ही लिखवा दी थी, लेकिन यहाँ पे पीछे के 2 में मैंने बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि मध्य मंडल 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के बीच की सतह को हमने मध्य मंडल का नाम दिया है, जहाँ पर तापमान एक बार फिर गिरावट हो रही है। यहाँ पे तापमान की क्षोभ मंडल से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तो तापमान में गिरावट हुई, फिर क्षोभ मंडल से जब हम समताप मंडल वाला हमने सफ़र तय किया तो वहाँ पर तापमान बढ़ता है। किस कारण बढ़ता है? ओजोन की उपस्थिति के कारण बढ़ता है। जब हम समताप मंडल से मध्य मंडल के रास्ते को कवर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिलती है और यहाँ का मैक्सिमम तापमान माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। और यह इन 5 मंडल में सबसे ठंडा वायुमंडलीय परत भी होगी। यही एक ऐसा मंडल होगा जहां सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। तो प्रश्न सीधी सी बात है, यहां पर भी प्रश्न बनेगा कि सबसे ठंडी परत या सबसे ठंडा मंडल किसको कहा जाता है? तो हमारा मध्य मंडल होगा। यहां पर एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जितने भी उल्कापिंड हम देखते हैं तारा टूट के आ रहा है और वो फिर लास्ट में जल के राख हो जाता है, नीचे तक आ ही नहीं पाता। वो कहाँ पे होता है? वो हमारे मध्य मंडल में होता है। तो जितने भी उल्कापिंड आते हैं वो हमारे मध्य मंडल तक आकर जलकर राख हो जाते हैं। तो इससे यह कंफर्म हो जाता है कि मध्य मंडल तक ऑक्सीजन अवेलेबल है, क्योंकि भाई आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हमने पिछली क्लास में इस बारे में डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन आग जलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है। जिस तरह जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, आग जलने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की मात्रा हमें देखने को मिलती है। तो इसमें बस 2 ही टॉपिक याद रखने हैं, एक तो इसका तापमान और यह एक सबसे ठंडी परत है, और जो उल्कापिंड है वह किस मंडल में जलकर राख हो जाते हैं? वह हमारे मध्य मंडल में जलकर राख हो जाते हैं। अगले मंडल की तरफ बढ़ते हैं। अगला मंडल है ताप मंडल, थर्मोस्फेयर, जिसको मैंने बताया था आयन मंडल भी कहते हैं। दो नामों से यह जाना जाता है। आयन मंडल जो 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और यहां पर तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इससे पिछला मंडल जो हमने देखा था जो सबसे ठंडा था, उसमें तापमान में गिरावट थी और तापमान माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। वहीं पर अपने आयन मंडल में तापमान बढ़कर 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इसका कारण क्या है? देखिए, मध्य मंडल में सिर्फ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन ही देखने को मिल रही थी, वहां पर कोई अन्य गैस नहीं देखने को मिलती है, जिसके कारण तापमान में गिरावट होती है। लेकिन आयन मंडल में, नाम से ही हमारे समझ में आ रहा होगा, एक तो ताप से समझ में आ रहा होगा, ताप मंडल, सबसे ज्यादा ताप इसी मंडल में है। इस नाम को देखो, आयन मंडल, ऐसा मंडल जिसमें आयनों की अधिकता हो। यहां पर सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव रेज हमें देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा आयन, प्लस माइनस, ये सब यहीं पर देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं? ये सूर्य से आने वाली विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उनको नीचे जाने नहीं देते, और जिस वजह से यह मंडल सबसे गर्म देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमारा ताप मंडल का है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है। कारण क्या है? एक्स रेज के कारण, जो सूर्य से आने वाली एक्स रेज हैं और जो सूर्य जितने भी आयन हमें देखने को मिलते हैं वो यहीं पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने कई बार सुना होगा, जो स्पेसशिप जाते हैं वे जाके अंतरिक्ष में जो रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन वहाँ पर मौजूद है। तो वह कौन से मंडल में है, ये पूछ लिया जाता है कि ISS कहाँ पर है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यह कहाँ पर उपस्थित है? तो यह हमारा ताप मंडल में उपस्थित है। ताप मंडल में यही 3-4 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। देखिए, बताने के लिए तो बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है। ताप मंडल के बारे में बहुत कुछ बताना था, और क्षोभ मंडल जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा बताना था। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से
हम लोग सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो पॉइंट हमारे वनडे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सिर्फ उन्हीं के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। आगे आगे का फिर कभी जब डीपली हम कोर्स वगैरह लॉन्च करेंगे तब डीपली पढ़ाएंगे एक एक पॉइंट को अच्छे से। अभी बस यूपी पुलिस पर फोकस करते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना क्या, याद करने की कोशिश करते हैं। हमारा अंतिम मंडल यानी बाहरीय मंडल, बिल्कुल बाहर पहुंच गए हम अपने वायुमंडल से बाहर, जिसकी ऊंचाई 400 से 800 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। यहाँ पर जो हम अपने यहाँ से जो कृत्रिम उपग्रह हम छोड़ते हैं कि इस सुनने में मिलता है कि भारत ने इस बार 116 उपग्रहों को छोड़ा, रूस ने 105 को छोड़ा, नासा ने छोड़ा, एक्स कंपनी ने छोड़ा। तो वह सारे उपग्रह जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे होते हैं, जो हमारे नेटवर्क संबंधित हैं, मैंने उपग्रहों की क्लास में बताया था इन सैटेलाइट्स के बारे में, वो सब कहाँ घूम रहे हैं, कौन से मंडल में घूम रहे हैं, वह सब हमारे बाहरीय मंडल में घूम रहे हैं। तो यहाँ का जो प्रश्न बनेगा, यदि बाहरी मंडल से कोई प्रश्न बनना ही चाह रहा है तो वो बस यही पूछेगा कि कृत्रिम उपग्रह कौन से मंडल में भेजे जाते हैं या कौन से मंडल में उपस्थित होते हैं, तो वह हमारा जवाब होगा बाहरी मंडल में। यहाँ पर हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता ज़्यादा होती है। हम लोग जानते हैं अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम, जिनसे तारों का निर्माण हुआ है। तो वही हमें वहाँ सबसे ज़्यादा यही दो गैस देखने को मिलती हैं। बाकी जो गैसें हैं वो 400 किलोमीटर के नीचे तक ही उपस्थित होती हैं, इसके ऊपर हमें बाकी गैस देखने को नहीं मिलती है। मंडल्स में जो हमने पढ़ा इन पांचों मंडल के बारे में, इतना ही हम पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे की क्लास हम लेकर आएंगे, उसमें आगे का पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम को देखते हुए हमें यही पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि क्लास में आपको सीखने को मिला होगा और आपने ध्यान से क्लास ली होगी। धन्यवाद।